हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। आइए बात करें 9th पेपर जिसका नाम है प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग एंड मूट कोर्ट ट्रायल। मूट कोर्ट ट्रायल वाला हिस्सा जो प्रैक्टिकल पेपर से रहता है आपका, आप पहले कर चुके हैं। अब आपको केवल प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग करनी है। इसमें केवल 4 यूनिट्स हैं जो आपके 80 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट में आपको करनी है प्लीडिंग और सेकंड और थर्ड यूनिट में आपको करनी है ड्राफ्टिंग। इस ड्राफ्टिंग में आपको 2 तरह की ड्राफ्टिंग करनी है, सिविल की ड्राफ्टिंग और क्रिमिनल मैटर्स की ड्राफ्टिंग। और फोर्थ यूनिट में आपको करनी है कन्वेंसिंग। आइए समझें। प्लीडिंग का मतलब होता है अपनी बात कहना। जब हम कोर्ट के सामने कुछ मामला चलाते हैं, 2 तरफ से होता है ये, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरफ से। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के रूप में दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्लीडिंग। अपनी बात को कहना, सुनना और समझना, सामान्य तौर पे इसी को प्लीडिंग कहा जाता है। लेकिन सीपीसी के मुताबिक प्लीडिंग का मतलब है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, वाद पत्र और जवाब दावा या लिखित कथन। प्लेंट आता है ऑर्डर 7 में और रिटन स्टेटमेंट आता है ऑर्डर 8 में। काइंड्स, इसके प्रकार, ये 2 प्रकार का माना जाता है। पहला जो वादी की तरफ से शुरू किया जाता है जिसको प्लेंट कहा जाता है, जो ऑर्डर 7 में होता है। और जो प्रतिवादी या डिफेंडेंट जब उसका जवाब देगा तो उसको ऑर्डर 8 में डिफाइन किया गया है रिटन स्टेटमेंट के रूप में। और रिटन स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ मुजरा भी आ जाता है और काउंटर क्लेम, प्रति दावा यदि उसकी तरफ से कोई उठाया जाए वो भी आता है। दोनों इसमें शामिल होंगे। फिर आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग यानी अभिवचन। अभिवचन मिलता है वाद पत्र और जवाब दावा, दोनों को मिलाकर जो होता है वो होता है प्लीडिंग। तो प्लीडिंग के जो मेन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं, यह आता है ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 के रूल 18 तक चलता है। इसमें कुल 18 आगे नियम है जिनको रूल्स कहा जाता है। ऑर्डर 6 रूल 18 तक मेन चीज़ें जो इसकी 4 तरह की होती हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं। पहला ये होता है कि केवल फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स नॉट लॉ। केवल फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें विधि नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 2, फैक्ट्स भी कौन से, मुख्य फैक्ट्स जिनको मटेरियल फैक्ट्स कहा जाता है, सार गर्भित तथ्य होने चाहिए, उल जुल बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उसमें साक्ष्य नहीं आना चाहिए। पहली बात है विधि, फर्स्ट में लिखा है विधि और इसमें लिखा है साक्ष्य। केवल आपको फैक्ट की बात करनी है, एविडेंस की नहीं। एविडेंस बाद में दिया जाएगा। इसको कहते हैं फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा वो होता है जिस चीज़ को साबित करना है, और फैक्टा प्रोबेंशिया वो होता है जिस साक्ष्य से उसको साबित किया जाएगा। तो फैक्टा प्रोबेंडा प्लीडिंग में देना होता है और फैक्टा प्रोबेंशिया बाद में एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है। नंबर 4, ओनली इन कंसाइज फॉर्म। आपकी प्लीडिंग केवल संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए और पूर्ण उसमें तथ्य आने चाहिए। छोटी बात बड़ा अर्थ, यानी गागर में सागर भरते हुए इसको कहना होता है। फिर आता है इसके अपवाद। सामान्यतः ये कहा जाता है कि प्लीडिंग बिल्कुल सदे हुए फॉर्म में होनी चाहिए और उसमें कुछ अपवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवादिक रूप में कुछ बातें कही जा सकती हैं, जैसे रेस जुडिकोटा। यदि किसी को ये नॉलेज है कि इस मामले में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है तो वो बात कहनी चाहिए। यदि कोई पार्टी ये एतराज़ उठाए कि दूसरे का मामला परिसीमा विधि के बाहर जा चुका है, जब परिसीमा नियमों के उल्लंघन में पेश किया गया है, तो वो भी बात उठाई जा सकती है। विबंधन का यदि कोई नियम लागू होता हो, विबंधन की कोई बात हो, वो भी कह सकते हैं। क्षेत्राधिकार के मामले में आपत्ति की जा सकती है। क्षेत्राधिकार 2 तरह का होगा, आर्थिक और न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो दोनों पे आपत्ति उठाई जा सकती है। और होता है जुडिशियल नोटिस, जो न्यायालय को, जिस मामलों का न्यायालय को खुद अन्वीक्षा जो आपने
एविडेंस में पढ़ा था, न्यायालय जिन मामलों का स्वयं संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा, उन पर भी आपत्ति उठाई जा सकती है। फिर आता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। ये पूरी कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टियां, वादी और प्रतिवादी, अपनी बात, हर चीज़ जो आवश्यक है वो उसमें लिख दी जाए, कोई कमी ना रह जाए, कुछ फालतू ना लिखा जाए। परंतु फिर भी गलतियां हो जाती हैं, और यदि कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको किसी भी स्तर पर सुधारने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है, और जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो ऑर्डर 6 रूल 17 में दी जाएगी। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए विरोधी पक्ष को उस पर सुना जाएगा, और उसके सुनने के बाद न्यायालय इजाज़त देगा कि संशोधन किया जा सकता है या नहीं। उसके खास नियम हैं जो 6-17 में दिए गए हैं। फिर आता है अल्टरनेट प्लीडिंग। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अभिवचनों में, प्लीडिंग में, दोनों तरफ से एक जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जिस चीज़ का रिलीफ, वही कहनी चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ ये दिया गया है कि उसमें हम रिलीफ के तौर पर, विकल्प के तौर पर भी कोई चीज़ मांग सकते हैं। मान लिया जाए हम कोई मकान खाली करवाने के लिए कह रहे हैं, तो मकान खाली करवाने के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यदि वो खाली जल्दी नहीं कर रहा तो उसका किराया और बढ़ाया जाए। तो ये एक विकल्प होगा और इसकी मांग भी की जा सकती है। इसको कहते हैं अल्टरनेट प्लीडिंग, वैकल्पिक अभिवचन किए जा सकते हैं। फिर आता है एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग, अस्थिर प्लीडिंग। सामान्यतः ये माना जाता है कि हमें अपनी प्लीडिंग्स में कोई फालतू बेकार बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि ज़रूरी है करनी और उसके लिए हमें पहले अमेंडमेंट करवाना होगा, ऑर्डर 6-17 की एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद किसी ऐसी बात को जिसको हम उठाना चाहते हैं उठाया जा सकता है। अदरवाइज़ बिना प्लीडिंग में संशोधन करवाए अस्थिर बातों को, या जो आवश्यक अस्थिर हैं उनको नहीं उठाया जाएगा। ये इसका नियम है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ होता है मुजरा। डिफेंडेंट या प्रतिवादी जब वाद पत्र का जवाब देगा तो उसमें वह अपने किसी निश्चित धन की मांग जो उसकी वादी की तरफ निकलती है, और वो क्लियर होनी चाहिए कि मेरी इतनी ही राशि है, चाहे वो किसी प्रोमिसरी नोट, हुंडी वगैरह के रूप में हो, नकद के रूप में हो जिसका स्थिर हो उसके पास, या किसी कोर्ट की डिक्री भी उसके पक्ष में हो चुकी हो, उसका भी वह कह सकता है कि मुझे इससे तो इतना, ये तो मेरे से मांग रहा है, लेकिन मुझे इतने इससे निश्चित पैसे, जो निश्चित रकम है वो लेनी है, और उसको अपने प्रतिवाद पत्र यानी लिखित कथन में दे सकता है, और कोर्ट उसको बाद में उस पैसे को उससे कम करवा सकता है। उसको मुजरा करना कहते हैं। सेट ऑफ यानी उसके धन को भी उसमें से निकाला जा सकता है। फिर आता है दो तरह का होगा सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ वो होगा जो कानूनी रूप से निश्चित निकल रहा है और कोर्ट उसको देखेगा, दोनों का कम ज़्यादा जो पैसा होगा उसको तय करके क्रेडिट डेबिट को माइनस प्लस करके उसको निकाल देगा और वो निश्चित होगा। दूसरा आता है इक्विटेबल सेट ऑफ। इक्विटेबल का होता है कि ये सीपीसी में इसका प्रावधान नहीं दिया, लेकिन कोर्ट देखती है कि ये ऐसा पैसा है और निश्चित धन की मांग है कि यदि आज नहीं हमने दिलवाया तो ये प्रतिवादी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो साम्य की दृष्टि से इक्विटी लॉ की तरफ से न्यायालयों द्वारा ये इक्विटी के आधार पर तय किया गया है कि उसका भी पैसा उसको दिलाया जाना चाहिए, जिसको इक्विटेबल सेट ऑफ कहा जाता है। यहाँ ये चीज़ ध्यान दें आप। फिर यूनिट फर्स्ट में आपको ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में केवल थ्योरी पूछी गई है प्लीडिंग के बारे में, और प्लीडिंग आता है ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और 8 की। यहाँ केवल आपको थ्योरी पढ़नी है और पूर्ण रूप से पढ़नी है। 7 प्रतिवादी की तरफ के लिए होता है वाद पत्र पेश करने के लिए, और 8 में ये बताया जाता है कि प्रतिवाद या लिखित कथन या जवाब कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। और 6 जो है वो दोनों के बारे में बताता है, तो इसलिए 6 जो है ऑर्डर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर 6 का वैसा ही इसमें इम्पोर्टेंस है जैसी शादी के दौरान वादी को यदि ऑर्डर 7 माना जाए, पति माना जाए, और लिखित कथन को यदि पत्नी माना जाए ऑर्डर 8 में, तो ऑर्डर 6 वही है जो पंडित का रोल होता है। उसमें दोनों ही चीज़ें दी गई हैं, इसलिए इसको आप बड़े
तीनों ऑर्डर्स को पढ़ें तो यूनिट आपकी फर्स्ट पूरी तैयार हो जाती है। अब आता है यूनिट सेकंड, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। इसमें आपको केवल ड्राफ्टिंग करके बतानी है। ड्राफ्टिंग मतलब रचना कैसे करेंगे, आप मामले को कोर्ट में कैसे पेश करेंगे, किस तरह से उसकी रचना लिखी जाती है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। और ये भी उसका हिस्सा है जो उसका हिस्सा आता है जो ड्राफ्टिंग का। तो यहाँ ड्राफ्टिंग दो तरह की होगी, सिविल मामलों की और क्रिमिनल मामलों की। तो यूनिट सेकंड में आपको सिविल मामलों की ड्राफ्टिंग करके बतानी है, आपसे पूछी जाएगी। पहला है कि वाद पत्र की रचना कीजिए, प्लेंट की रचना कीजिए। ऑर्डर 7 रूल 1 में जो आपने थ्योरी में पढ़ा, यहाँ आप उसको लिख कर बताएंगे कि वाद पत्र कैसे पेश किया जाएगा, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी। ये वही होंगी जो ऑर्डर 7 में लिखी है। ऑर्डर 8 में होगा, उसका लिखित कथन दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, और उसमें आप उसको पूरी तरह से करके बताएंगे। और यदि इसमें आप सेट ऑफ मुजरे की बात उठाना चाहते हैं या काउंटर क्लेम की बात उठाना चाहते हैं तो वो भी उठाई जा सकती है। ये जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा इसका आंसर देना है। ऑर्डर 8 रूल 1 ये पूरा आएगा, ऑर्डर 8 रूल 10 तक चलता है ये। फिर आता है ओरिजिनल पिटीशन। ओरिजिनल पिटीशन उसको कहा जाता है जो मूल याचिका कोर्ट में पहली बार किसी कार्रवाई चलाने के लिए पेश की जाती है, उसको मूल पिटीशन या ओरिजिनल पिटीशन कहा जाता है। और उसके बाद में फिर उससे बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पे अयोध्या के मामले में 1950 में जो पहली बार पिटीशन पेश हुई थी किसी गोपाल विशारद की तरफ से, वो ओरिजिनल पिटीशन थी। और 70 साल चलती आई, लोग उसमें जुड़ते गए, और 70 साल बाद जो फैसला हुआ और लगभग 1000 पेज का तो फैसला ही आया, तो वो सारी चीज़ें उसके बाद जुड़ी। पहले वाली को मूल कहा जाएगा, बाद में जो लोग चलते जाएंगे या चीज़ें पेश होती जाएंगी वो उसकी सहायक होंगी, लेकिन दोनों तरफ से होंगी। और उसमें दोनों तरफ से जो पेश करते रहेंगे आखिर तक, पेश वाद पत्र पेश करने से लेकर निष्पादन पूरा होने तक वो अभिवचन माना जाएगा। और जो वादी करेंगे वो वाद पत्र की कहलाएगा। जो प्रतिवादी की तरफ से चीज़ें आती रहेंगी वो लिखित कथन में शामिल होंगी। फिर आता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है शब्द पत्र कैसे तैयार। अदालतें गवाहों की गवाही के लिए या किसी भी स्टेज पर ये बात कह सकती हैं कि आप अपनी बात को एफिडेविट के द्वारा साबित कीजिए या एफिडेविट के द्वारा प्रूव कीजिए। तो एफिडेविट पेश करने का मतलब है कि सादे कागज़ पर उसी कोर्ट का नाम लिखकर जिसमें पेश करना है, और जो शब्द ले रहा है व्यक्ति वो वह कहता है कि उसमें बताई गई सारी चीज़ें मेरे ज्ञान और निजी विश्वास के आधार पर सच और सही है। पैरा वाइज लिखा जाता है उसको, और उसको नोटरी के सामने या ओथ कमिश्नर के या मजिस्ट्रेट के सामने ओथ ली जाती है, और फिर वो उस पर अपने साइन करके मोहर लगाता है, उसको एफिडेविट कहा जाता है। ऑर्डर 19 में आता है। ये भी आपसे रचना करवाई जा सकती है। फिर आता है नोटिस। नोटिस का मतलब है सूचना देना, किसी दूसरे पक्ष को सूचना देना। ऑर्डर 8 रूल 11 में है। और ये कैसे दिया जाता है, लीगल नोटिस वकील लोग दूसरों को कैसे देते हैं, या कोई भी व्यक्ति किसी को सूचना देता है तो उसको नोटिस या सूचना देना कहा जाएगा। विधिक नोटिस है जिसको दिया जा रहा है उसके नाम से लिखा जाता है। उसमें खास चीज़ और कम से कम 15 दिन या 7 दिन का समय जैसा हो वो दिया जाता है कि इतने समय के तक आप इस तरह की कार्रवाई करिए, अदरवाइज आपके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। और नीचे देने वाले का नाम, एड्रेस और सील वगैरह लगाई जाती है, और ऊपर उसका जिसको देना है उसका एड्रेस। इसको फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा जिसके साथ एक्नॉलेजमेंट या एडी लगी रहती है। फिर आता है एग्जीक्यूशन पिटीशंस। जब कोर्ट में मामला फैसला हो जाए तो उस फैसले को लागू करवाने के लिए यदि कोई दूसरी पार्टी स्वयं लागू नहीं करती, उसकी पूर्ति नहीं करती, तो कोर्ट में फिर उसका आवेदन देना पड़ता है जिसको एग्जीक्यूशन पिटीशन कहा जाएगा। उसमें कोर्ट को प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा, सेट पर फॉर्मा आता है, उस पर भर के उसको, और उसके साथ उस आदेश की प्रति लगाई जाएगी जिस आदेश की पालना करवानी है, और उससे कोर्ट से निवेदन किया जाएगा। ऑर्डर 21 में ये भी आपसे लिखवाया जा सकता है। फिर आता है मेमोरेंडम ऑफ अपील। यदि कोई मामला एक पक्ष के तो खिलाफ होगा ही, उसकी अपील करनी है तो अपील कैसे तैयार की जाएगी, ये अपील करने का प्रावधान है। अपील भी
जिस कोर्ट का फैसला है उससे ऊपर वाली कोर्ट में हमेशा अपील होती है, और उसकी एक म्याद भी रहती है 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन। तो उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए। जिस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करनी है उस फैसले की जिन चीज़ों पे करनी है और हर एक चीज़ का विस्तार से बताना होगा कि मुझे इस चीज़ के इस फैसले के इतने नंबर बिंदु पर ये एतराज़ है और इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ। उसको पैरावाइज लिखकर ऊपर उस न्यायालय का नाम और नीचे प्रार्थी के नाम, साथ में एफिडेविट उसके साथ लगता है, और उसको विद इन लिमिटेशन के जमा करवाना होगा उस कोर्ट में जहां आपको अपील करनी है, यानी अपीलेट कोर्ट में। तो इसका भी मेमोरेंडम आप ध्यान से पढ़ें। रिट पिटीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ रिट पिटीशंस कैसे तैयार की जाती है, वो भी 5 प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल है। रिट पिटीशन नहीं, यहाँ उसकी एग्जीक्यूशन बताया गया है, तो उसका ब्रीफ में पढ़ें। और उसको वो एक तरह का ऑर्डर होगा जो हाई कोर्ट से आएगा। 5 रिट्स में हाई कोर्ट्स में आता है, और वहाँ जहाँ उसको जारी करवाना है, जिसके खिलाफ़ लागू करवाना है, उस अधिकारी को ये पेश किया जाएगा। वो कैसा होगी स्थिति वो उसमें बताया जाएगा। फिर आता है जजमेंट राइटिंग, निर्णय कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान से पढ़ें। निर्णय कोई अधिकारी सिविल न्यायाधीश लिखता है या जिला न्यायाधीश लिखता है। यहाँ सेशन नहीं लिखना, मजिस्ट्रेट नहीं लिखना। यहाँ सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड या सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड या जिला न्यायाधीश या फैमिली न्यायालय का जिला जज, जो भी डेजिग्नेशन होगा उसके हिसाब से सबसे ऊपर पीठासीन अधिकारी का नाम आता है, साथ में डेजिग्नेशन, फिर उस न्यायालय का नाम आएगा, फिर पक्षकारों के नाम, दिनांक और फैसले का उस वाद का नंबर, और नीचे संक्षेप में ये लिखा जाता है कि किसने क्या पेश किया। फिर उसमें जो बिंदु निर्धारित किए हैं वो बिंदु और बिंदुवार उनका हर एक बिंदु का निस्तारण, और अंत में उसका न्यायालय ने क्या सोचता है, किसके पक्ष में बिंदु निर्धारण की फैसला, और सबसे अंत में आदेश। आदेश के नीचे अधिकारी अपना नाम लिखकर विद कोर्ट की मोहर या कोर्ट के डेजिग्नेशन के साथ साइन करेगा और उस पर तारीख लिखेगा, और नीचे लिखा जाता है न्यायालय फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। तो इस तरह की वर्डिंग आपको लिखनी है। यहाँ ये 2 चीज़ें हो गई, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, ये सीपीसी के रिगार्डिंग है, सिविल मैटर्स की है। अब आता है यूनिट थर्ड जो सीआरपीसी का हिस्सा है। यहाँ वो सिर्फ आपको ये बताया गया कि ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ बिंदु वहाँ उसके पूछे भी जा सकते हैं और बाकी आपको लिखने को, उसकी ड्राफ्टिंग लिखने को कहा जा सकता है। तो क्या क्या लिखना है, आपको परिवाद लिखने के लिए कहा जाएगा, डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। और ये वही है कि जब थाने में किसी थानाधिकारी ने आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी तो आप सीधा मजिस्ट्रेट से परिवाद कर सकते हैं, तो परिवाद का है। फिर आता है बेल एप्लीकेशन, जब बेल लगानी हो, यदि बेल मजिस्ट्रेट को लगानी है तो 437 में लगेगी, और यदि सेशन न्यायालय में लगानी है तो 439 में, और हाई कोर्ट में भी 439 में। आपसे सामान्यतः सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट वाली ही पूछी जाएगी। और 438 अग्रिम जमानत की होती है, वो सेशन न्यायालय में लगेगी। यहाँ हाई कोर्ट वाला मैटर ऊपर है, उस पर चक्कर में आप मत पड़ें, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहली जो बेल आती है वो 437 में ही लगती है। जैसे रिया ने 437 में लगाई, वो खारिज होगी। उस बेल को यदि पहली खारिज हो जाए तो फिर उसको अपील के रूप में बनाते हुए 439 में सेशन न्यायालय में या सत्र न्यायालय में पेश की जाती है। और कभी कभी 70 मामलों में सीधा भी हो सकती है, तो अगर नहीं पूछा जाए तो अपील के रूप में, अगर पूछा भी जाए तो भी सीधा सत्र न्यायालय लिखना है या जिला न्यायालय नहीं लिखना। सत्र न्यायाधीश, उसके शहर का नाम या जो भी दिया होगा XYZ। और यदि मजिस्ट्रेट के है तो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखना है आपको, और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखते हुए इस तरह से करना है। फिर आता है SCUC रिप्लाई। इसका मतलब भी यह है कि जो आप ऊपर ड्राफ्ट बनाएंगे, यदि दूसरी पार्टी उसका जवाब बनाती है तो कैसे बनाएगी, उसको SCUC रिप्लाई कहता है, वैसा ही जवाब देना। फिर आता है क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशंस। ये कुछ विविध कहते हैं, मिसलेनियस को विविध कहते हैं। छोटे प्रकार की फौजदारी बनाई जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। जैसे कोर्ट में मुलजिम नहीं आ रहा तो उसकी हाज़िर नहीं आ रहा, उसकी हाज़िरी माफ़ी करवानी है तो कैसे होगी।
सेक्शन 115 में जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की होती है, ये 115 में लगती है, और 205 में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लगेगी। 317 सेशन न्यायालय में जब मुलजिम किसी दिन नहीं आ रहा तो उसकी इस तरह की अटेंडेंस बनाई जाती है कि उसको आज के दिन के लिए छुट्टी दी जाए, जैसे अपने स्कूल में कॉलेज में बनाते थे वैसे उसका डेजिग्नेशन लिखते हुए उस पर प्रावधान लिखे जाएंगे। फिर आता है 357 में प्रतिकर प्राप्त करना है तो किस न्यायालय से प्रतिकर प्राप्त करना है उसमें लिखी जाएगी। 406 में आती है यदि मामला एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना है, यदि मजिस्ट्रेट से करवाना है तो सेशन न्यायालय में लगेगी और सामान्यतः वहीं तक हमारे लेवल में आएगी। तो इसलिए आप 406 में सेशन न्यायालय में एप्लीकेशन पेश करें कि मेरा मामला उस कोर्ट से उस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मुझे वहाँ जगवा से खतरा है, या मुझे दूर पड़ता है, या मुझे मजिस्ट्रेट पर भरोसा नहीं, या मजिस्ट्रेट हो सकता है मेरे खिलाफ़ नहीं करे। उचित कारण देते हुए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। 446 है कि यदि कभी कोई बेल मिलने के बाद कोई व्यक्ति बेल जंप कर गया, फिर उसको फ़ाइन लगाने के लिए बोला जाता है, तो 446 में वो अपना स्पष्टीकरण देता है कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ पाया, तो 446 में देना है। 451 जब कभी किसी की कोई प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा पकड़ ली जाती है और मैटर जो है फिर कोर्ट में चला जाता है और प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी रहती है, ख़राब होने का खतरा है, तो 451 में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। ये सारी CRPC में है कि मेरी प्रॉपर्टी जब तक मामला चलेगा ख़राब होगी और वो प्रॉपर्टी मुझे दी जाए, मुझे ज़रूरत है उसकी, वो ख़राब हो गई और यदि चाहें तो मैं उसकी कोई जिम्मेवारी या बेल या बॉन्ड देने को, सिक्योरिटी देने को तैयार हूँ। तो इस तरह से 451 में वो लगती है। फिर आता है अपील। जिन मामलों में कोई एक कोर्ट सज़ा सुनाती है या कुछ और आदेश जो इस तरह का जो हमारे खिलाफ़ है, अपील है सामान्यतः, तो उस पर अपील लगेगी मजिस्ट्रेट के मामलों में सेशन न्यायालय में, और सेशन के मामलों के खिलाफ़ हाई कोर्ट में अपील लगती है। तो ये आएगी 372 से 394। लेकिन हमें लगभग ये होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट जब सेशन में बनाई जाएगी तो 381 से 382 दो सेक्शंस में CRPC में बनाई जाएगी। तो आप सेशन न्यायालय को अपील का मेमोरेंडम तैयार कर सकते हैं। फिर आता है रेफरेंस निर्देश। जब किसी मजिस्ट्रेट या सेशन के समक्ष ये कोई बात है ऐसी जो रेफरेंस योग्य है, तो उसके लिए वो रेफरेंस तैयार करके हाई कोर्ट को भेज सकता है सेक्शन 395 में, और रेफरेंस मांग सकता है, आगामी निर्देश मांग सकता है। फिर आता है रिवीजन। रिवीजन उन मामलों में होती है सामान्यतः जहाँ पर अपील का प्रावधान नहीं हो। तो ये हमें यहाँ पे जो लगानी है वो लगभग सेशन कोर्ट में ही लगेगी मजिस्ट्रेट के मामलों के खिलाफ़, मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे ऑर्डर के जिसमें अपील नहीं होती। वैसे रिवीजन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट दोनों में लग सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारे लेवल का हिसाब है हमें ऐसी ही रिवीजन आएगी जो हमें सेशन न्यायालय में पेश करनी है। तो आप इसका देख सकते हैं प्रावधान और इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर आता है यूनिट 4 कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र डीड। कन्वेंसिंग हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति में के अधिकारों को ट्रांसफ़र करने के लिए लिखी जाती है। अचल संपत्ति कभी कहीं नहीं जाती, केवल उसमें के जो अधिकार हैं वही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होते हैं। ये प्रॉपर्टी लॉ का ज्यूरिस भी है और लॉजिक भी है कि प्रॉपर्टी कभी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाती, व्यक्ति को ही प्रॉपर्टी के पास आना होगा, लेकिन उसमें जो अधिकार हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र होते हैं। ये आपको दिमाग में रखते हुए इसको तैयार करना है। तो विभिन्न तरह की ट्रांसफ़र डीड जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड विभिन्न तरह के जो राइट्स हैं एक व्यक्ति से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र होने हैं, उन चीज़ों को लिखने की जो कला है या लिखने का जो है उसको कन्वेंसिंग कहा जाता है। और इसको लिखने की कला है वो आपको आनी चाहिए कि आपको कैसे लिखना। आपसे विभिन्न तरह की वो चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप ये ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। तो यहाँ मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है
और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे नियम लागू होंगे जो सेक्शन 10 से लेते हुए 10 से 30 तक है कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, वही व्यक्ति इन चीज़ों को लिख सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के काबिल हो, सक्षम हो, और दूसरा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकेगा। तो इसलिए उन चीज़ों को यहाँ ध्यान में रखना होता है कि कानून उस ड्राफ्टिंग के रिलेटेड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कानून होने चाहिए, और सामान्य लोग भी अगर उस चीज़ को समझ सकें, इतनी कला उसमें लिखने के वक्त हमारी होनी चाहिए, और उसी को ड्राफ्टिंग ऑफ कन्वेंसिंग कहा जाएगा या कन्वेंसिंग या ट्रांसफ़र डीड्स कहा जाता है। यानी अचल संपत्ति के अधिकारों को ट्रांसफ़र करने के लिए जो लिखे जाते हैं, लिखा पढ़ी की जाती है, उसी को ट्रांसफ़र डीड या कन्वेंसिंग कहा जाता है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ट्रांसफ़र डीड है, एग्रीमेंट बनाते हैं, कुछ भी, तो आइए इसका मीनिंग क्या है। कि मीनिंग है कि ऐसे हस्तांतरण पत्रों को कानून के अनुसार लिखा जाए कि वो सही हो जाएं, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नियमों का पालन करते हुए लिखे जाएं। जनरल रूल्स जो है अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, और विधि के अनुसार, विधि उस स्पेशल लॉ की भी होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट की भी उसमें होनी चाहिए। तो उसके सलाइट पार्ट्स ऑफ कन्वेंसिंग के क्या होने चाहिए, मुख्य बिंदु कि वो क्लियर होना चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को बराबर हो, हर चीज़ शब्दों, जहाँ उसकी डिजिट की बात आए तो उसको अंकों और शब्दों में अलग हो, महीनों के नाम सही लिखे जाएं, तारीख स्पष्ट होनी चाहिए, तारीख को शब्दों अंकों में दोनों लिखना चाहिए, वादी उसमें जो प्रथम पक्ष सेकंड पक्ष है उन दोनों के नाम होने चाहिए, एड्रेस सही होने चाहिए, उनमें उसका क्या राइट है, किस तरह से प्रॉपर्टी में उसका राइट बनता है, वो सारी चीज़ें, कितना हिस्सा, कितनी, और उस प्रॉपर्टी की क्लियरिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी सामान्य व्यक्ति भी उसको पहचान पाए, कि उसकी पहचान क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ है, किस किस्म की है, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो वो कानूनी भाषा में, इजी भाषा में लिखी होनी चाहिए कि उसको सामान्य व्यक्ति भी पढ़ भी ले और समझ भी ले, क्योंकि जो पक्षकार होंगे वो उसके सामान्य लोग ही होंगे, उनको उसको समझना है, साइन करना है, बाद में लिटिगेशन ना बढ़े, इसलिए उसको सादी भाषा, सरल भाषा में होना चाहिए, और कानून के नियमों का पालन करते हुए साक्षी वगैरह, गवाह वगैरह जो इतने लेने हैं वो सब चीज़ें उसमें आनी चाहिए। यही ड्राफ्टिंग की कला है जिसको कन्वेंसिंग या ट्रांसफ़र डीड कहा जाएगा। तो कितने प्रकार की आपसे पूछी जा सकती है। आपको कहा जाता है पार्टनरशिप, जिसको भागीदारिता कहते हैं, जिसको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। ये पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 4 में के अनुसार बनती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि उस सेक्शन 4 क्या कहती है, उसमें साइलेंट फीचर उस कानून के भी आने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार होती है। फिर आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज होता है बंधक रखना संपत्ति को, कंडीशनल सेल सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के अनुसार इसका मतलब ये है कि 58 सेक्शन कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति दूसरे को बंधक रख रहा है, इस शर्त के साथ उससे पैसा ले रहा है कि मैं आपको निश्चित समय के अंदर अंदर पैसा लौटाकर अपनी संपत्ति आपसे वापस ले लूँगा, यदि नहीं ले पाया तो मेरी संपत्ति आपको बिक्री मानी जाएगी, और दूसरी पार्टी उसकी फिर बिक्री उससे कहेगा कि अब मैंने आपकी प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई, पैसे का लेन देन हो सकता है, आगे पीछे बकाया और भी देना पड़े, लेकिन वो प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश के द्वारा भी लेने का हकदार हो सकेगा। उसको कहा जाता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। फिर आता है नोटिस फॉर एविक्शन, मकान खाली करवाने के लिए नोटिस तैयार कीजिए। तो ये आता है सेक्शन 9 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की, किराएदार से मकान खाली करवाने के लिए नोटिस कैसे दिया जाएगा। यदि वो कुछ शर्तों का भंग करता है, किराया नहीं दे रहा, मकान किसी सबलेट कर दिया, उप किराए दे दी, मकान में तोड़ फोड़ कर दी, और चीज़ें करती, उसने किराएदारी के नियमों का उल्लंघन किया, तो उसको खाली करने के लिए नोटिस दिया जा सकता है। वो ऑर्डर सेक्शन 9 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको लिखकर देना है। फिर आता है राइटिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी
संविदाएं कैसे बनाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किए जाते हैं। मान लिया जाए सरकार का मतलब यहाँ राजस्थान की राज्य की तरफ से राज्यपाल होता है और भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति, और ये आर्टिकल 299 संविधान के अनुसार आता है। इसी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि यदि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट राज्यपाल की आज्ञा से या राज्यपाल के निर्देशों पर कोई अधिकारी नहीं करता, या महामहिम राष्ट्रपति की आज्ञा अनुसार या उनके निर्देशों अनुसार किसी अधिकारी द्वारा साइन नहीं किया जाता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पालना नहीं करवाई जा सकती, ना तो वो पार्टी सरकार के खिलाफ और ना सरकार उसके खिलाफ। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, तो सड़कें या तो राज्य की संपत्ति है या सरकार की संपत्ति है, भारत सरकार की है यदि नेशनल हाईवे तो है। तो यदि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो सड़क को बना रही है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, सड़क को बनाना और बिल्ड करके ऑपरेट करके उसको देना और टोल वसूल करना, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राष्ट्रपति की ओर से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति की ओर से जो अधिकारी होगा उसकी तरफ से आएगा कि मैं फला फला अधिकारी महामहिम राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत किया गया हूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूं। इसी तरह से जो स्टेट में होगा वो उसको अथॉरिटी होगी और वो कहेगा कि मैं राज्यपाल महोदय की ओर से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए ऑथोराइज किया गया हूं और इसलिए मैं साइन करता हूं। ये इसकी भाषा होती है और इस तरह से इसको लिखना होता है, तैयार करना होता है पार्टी प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार की ओर से। फिर आता है सेल डीड, बिक्री पत्र। तो बिक्री पत्र भी कॉन्ट्रैक्ट का ही पत्र है, तो कैसे तैयार होगी? धारा 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक कोई व्यक्ति संपत्ति में के अपने अधिकारों की जो सक्षम है करने को सक्षम है, अंडर इन्फ्लुएंस से, बिना उचित प्रतिफल के, बिना कपट, बिना द्वेष के कर रहा है, तो वो सेक्शन 54 के तहत करता है। तो सेल डीड उस शब्दों में उसी तरह से लिखी जाएगी कि फला फला संपत्ति जो मेरी है इस तरह से है, मैं हर उचित प्रतिफल, बिना डर के, बिना किसी उत्पीड़न के इस फला व्यक्ति के साथ इतने पैसे में बेचने की संविदा कर रहा हूँ, तो उसको कहा जाएगा सेल डीड। तो सेल डीड यहाँ यदि फाइनल है तो ये लिखा जाएगा कि मैंने पूरी रकम प्राप्त कर ली है, और यदि सिर्फ उसका एग्रीमेंट है तो ये होगा कि इतना आज किया तो इतना बाकी का करूँगा। यहाँ सेल डीड है तो ये पूर्ण का माना जाएगा। फिर आता है मॉर्गेज। पहले थी सशर्त बंधक, यहाँ सिर्फ बंधक रखने की है, तो ये है कि मैं इतने पैसे लेकर अपनी संपत्ति फला व्यक्ति को बंधक रख रहा हूँ और उसकी ब्याज वगैरह करता रहूँगा और उचित समय आने पर मैं उसको पूर्ण पैसा देकर या किस्तें जब ख़त्म हो जाएंगी तो बंधक संपत्ति वापस करवा लूँगा, उसको रिडीम करवा लूँगा। ये इस तरह से आपको मॉर्गेज डीड लिखनी है। फिर आता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड जो है वो सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत लिखी जाती है, और इसको बौद्ध लोग लिख सकते हैं, हिंदू लिख सकते हैं और सिख लोग लिख सकते हैं, जैनी लोग लिख सकते हैं, वो सारे हिंदू हैं, इसलिए सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गिफ्ट डीड जो है कोई अपनी संपत्ति बिना प्रतिफल के, प्रतिफल वो स्नेह आदर प्रेम हो सकता है लेकिन उसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, तो इस तरह से अपनी संपत्ति किसी को डीड कर सकता है, संपत्ति अपनी किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, और वो जो संपत्ति बनेगी उसको गिफ्ट डीड कहा जाएगा, और इसको इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आता है लीज डीड, जिसको पट्टा कहते हैं। स्थायी संपत्ति के सिर्फ उपयोग का अधिकार मिलता है इसमें, वो परपेचुअल शाश्वत भी हो सकता है और निश्चित समय के लिए हो सकता है। हमारे शहरों में या गांवों में जितने भी मकान आबादी एरिया में बने हुए हैं वो सब लीज़ पर बने हुए हैं, और लीज़ डीड या तो पंचायत की तरफ से दी गई है या शहरों में नगर परिषद या यूआईटी वगैरह की तरफ से दी गई है, और सब लोग जो हैं वो लीज़ पर रह रहे हैं, संपत्ति सरकार की है और उनको पट्टा या लीज मिला हुआ है उसमें रहने का, चाहे 99 ईयर का हो या सदा कहला हो या 10-20 साल का, तो वो अगर अपने घर का आप डीड निकालें और उस पर लीज डीड और उसको उस तरह से आप देख सकते हैं, उसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, पट्टा भी मिलेगा और साथ में उसकी एग्रीमेंट या सेल डीड भी मिल जाएगी, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये
सेक्शन 105 से लेकर 107 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ या प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार जारी होता है। फिर आता है रेंट डीड। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 8 में जब कोई किराएदार और मकान मालिक के बीच में किराया नामा तय किया जाता है तो उसको रेंट डीड कहा जाता है और उसको लिख लिया जाता है कि हम अपना मकान इस तरह से अब नए प्रावधानों के मुताबिक इतना किराया है और जिसका किराया हर साल उसमें 5% की बढ़ोतरी होती जाएगी और 10 सालों बाद वो कुल बढ़ोतरी मूल में शामिल हो जाएगी। यदि लंबे समय का है तो 1 वर्ष का है, 2 का है या 3 का है, उसमें समय या महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से वो शर्तें तय की जाएंगी, किराया कब दिया जाएगा और इस तरह से वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। किसको दिया जाएगा किराया, किस मोड में अदा किया जाएगा, बैंक में होगा, चेक में होगा, किस तरह से वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। और रेंट डीड को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी सेक्शन 22 रेंट कंट्रोल एक्ट में जो लिखा है उसके वहाँ आजकल दर्ज करवाना भी ज़रूरी हो गया है। फिर आता है पावर ऑफ अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब होता है मुख्तार अपनी संपत्ति को संभालने के लिए किसी विश्वास पात्र को नियुक्त करना या जिम्मेवारी देना। जिस तरह से आपने ट्रस्ट पढ़ा था वहाँ तो उसको ट्रस्ट बना दिया जाता है ट्रस्टी, यहाँ केवल उसको संभालने के लिए पावर दी जाती है कि मेरी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए आप किस किस तरह से कैसे संभालोगे। तो ये 2 तरह की हो सकती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल में उसके सारे काम और स्पेसिफिक में कुछ खास काम, जैसे उसको बिक्री करने के लिए या कुछ खास प्रॉपर्टी को खास तरह से संभालने के लिए दिया जाएगा। और ये आता है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के तहत ये लिखी जाती है। फिर आता है प्रोमिसरी नोट। ये गलत लिखा है प्रोविजरी, ये प्रोमिसरी नोट होता है इस तरह का एक वचन पत्र कि कोई एक व्यक्ति को जिससे नगद पैसा लेता है और उस पर कहता है कि मैं इतने समय के अंदर आपको ब्याज समेत ये पैसा लौटा दूंगा, उसको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। उस पर गवाह के साइन हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं, हो तो अच्छा है, वैसे उसको दर्ज भी करवाया जाता है, जितना एविडेंस बने वो ठीक रहती है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में शामिल होता है प्रोमिसरी नोट। इस पे अगर नहीं है तो फिर सिविल सूट भी लाना पड़ सकता है। फिर आता है विल, इच्छा। इच्छा का मतलब है ये भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में आती है। कोई व्यक्ति जिसको पास कोई प्रॉपर्टी है जो उसने खुद कमाई है या किसी भी तरह से उसको मिली है, अपने मरने के बाद वो किसको देना चाहता है, ये चीज़ विल में इच्छा में लिखी जा सकती है। और इसको लिखने का कोई सादे कागज़ पे भी लिखी जा सकती, कहीं भी हो सकती है। सामान्यतः इसके 2 गवाह होने चाहिए और इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए तो भी ठीक है। अगर रजिस्टर करवानी है ये सारी चीज़ें तो इनको यहाँ करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। नहीं भी विल रजिस्टर्ड होती तो 2 गवाह भी यदि बाद में इसको साबित करें तो वो सफिशेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये कितनी प्रकार की डीड है जो देखनी है इसमें, और थोड़ा सा मीन्स है, बाकी सब इजी है। सिर्फ आपको इसको करने का तरीका और लिखने का तरीका आना चाहिए। क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी लिखने का तरीका है, ये भी ड्राफ्टिंग है। और यूनिट 2 में सिविल पिटीशंस लिखने का तरीका, और यूनिट 1 में आपको उसके रिगार्डिंग उसकी डेफिनेशन सेक्शन 6 ऑर्डर 6, 7 और 8 के अनुसार करनी है। इजी है तो बढ़िया तरीके से करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको हल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।